स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 16 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका के द्वारा देखा जाए वीजा प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत कौन बने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन स्वदेश के बारे में चर्चा करेंगे और आईटीबीपी के नए महानिदेशक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम नासा के जो क्रू 11 मिशन है, ठीक है, क्रू 11 मिशन की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है क्रू 11 मिशन। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके 25 सालों के इतिहास में पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण नासा का जो मिशन था उसको अपने मिशन पे जो गया था निर्धारित समय से पहले वापस बुला लिया गया है। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है, उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यह चर्चा करते हैं। पहली खबर हमारी है भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर। ठीक है, यहां पर देखा जाए ओडिशा सरकार 31 मार्च 2026 से भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करने जा रही है। ठीक है, यहां पर होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि किडनी रोगियों के केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना, ताकि उन्हें समय पर उपचार, डायलिसिस सुविधाएं और सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत का लाभ मिल सके। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। मतलब यहाँ पर जो किडनी डिजीज होती है ना, किडनी स्टोन होता है या किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब का एक मेडिकल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा उड़ीसा। 31 मार्च 2026 से ये पहले स्टार्ट हो जाएगा और पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्टर स्टार्ट किया जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, किडनी से संबंधित, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, डायलिसिस की समस्या होती है, इन सब का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सरकार के पास एक पूरा डाटा रहेगा। समय समय पर जो डायलिसिस होना है उसको सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आयुष्मान भारत जैसे जो पहल है सरकार के, उनसे भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो सूरज प्रोजेक्ट चलता है उड़ीसा सरकार का, उनसे भी इसको जोड़ा जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक के बारे में। यहां पर देखा जाए आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, ये है शत्रुजीत सिंह कपूर। इनको 14 जनवरी 2026 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? यहां पर देखा जाए शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहां पर तो नियुक्तियां पूछी ही जाती, साथ साथ यूपी पीसीएस में भी ऐसी नियुक्तियां पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए वे किसका स्थान ले रहे हैं? वो प्रवीण कुमार का स्थान ले रहे हैं, जो अब बीएसएफ के प्रमुख बन गए हैं। प्रवीण कुमार क्या बन गए? बीएसएफ के प्रमुख बन गए हैं। चर्चा करें कपूर की नियुक्ति जो हुई है 31 अक्टूबर 2026 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, वहां तक इनकी नियुक्ति की गई है। आईटीबीपी जो है मुख्य रूप से देखा जाए भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी कौन सी सीमा की सुरक्षा करती है? भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है आईटीबीपी। आगे देखते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशंस के नए ग्लोबल सीईओ कौन बन गए हैं? टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के नए ग्लोबल सीईओ कौन बन गए? विकास चड्ढा बन गए हैं। ये है विकास चड्ढा। यहां पर देखा जाए 22 जनवरी 2026 से इनकी प्रभावी नियुक्ति जो है ये प्रभावी हो जाएगी। ग्लोबल सीईओ नियुक्त कर दिया गया इनको। यहां पर चर्चा करें वे 30+ वर्षों का अनुभव वाले नेता हैं, जो रणनीतिक कार्यान्वयन और वैश्विक परिचालन के विशेषज्ञ भी हैं। यह नियुक्ति कंपनी के एमडी रवि विश्वनाथन के सेवानिवृत्ति योजना के तहत लीडरशिप ट्रांजिशन का हिस्सा है। यानी कि किसका स्थान ले रहे हैं? रवि विश्वनाथन का स्थान ले रहे हैं ये। ठीक है, विकास चड्ढा यहां पर जो टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन है इसके सीईओ बन रहे हैं, ग्लोबल सीईओ बन रहे हैं, यानी कि वैश्विक सीईओ यहां पर बन रहे हैं। किसका स्थान लेंगे? रवि विश्वनाथन का स्थान लेंगे। टीवीएस यहां पर देखा जाए टीवीएस एससीएस भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी है और जो वैश्विक स्तर पर एंड टू एंड सप्लाई चेन सेवाएं प्रदान करता है। आगे चर्चा करते हैं कर्नाटक बैंक को आईबीए पुरस्कार फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए। ठीक है, यहां पर कर्नाटक बैंक जो है इसको आईबीए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय बैंक संघ जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इसके द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक में प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। बैंक ने हाल ही के वर्षों में अपनी सेवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने, सुरक्षित फिनटेक अनुभव प्रदान करने और ग्राहक केंद्रित नवाचारों पर सफलता हासिल की है। यहां पर चर्चा करें, यह पुरस्कार बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मान्यता भी प्रदान करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मान्यता प्रदान करता है। फिर अपने अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए अमेरिका के द्वारा जो वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिका के द्वारा वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है 75 देशों पर। 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत कारणों से 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है।
यहाँ पर देखें प्रमुख देशों में कौन कौन से शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ईरान, इराक इसमें सम्मिलित है। उद्देश्य अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त बनाना है। यह कदम वैश्विक प्रवासन नीति में बदलाव का संकेत भी देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने देशों पर प्रतिबंध लगाया है, 75 देशों पर प्रतिबंध लगाया है। कौन कौन से मुख्यतः देश यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ईरान भी सम्मिलित है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो नजदीकियां हैं वो अमेरिका की नजदीकी नहीं है, वो ट्रंप की नजदीकी है। ठीक है, वो ट्रंप की नजदीकी है, लेकिन अमेरिका का जो प्रशासन है वो देखा जाए वो ट्रंप की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। अमेरिका का प्रशासन ट्रंप के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है। वहां पर देखा जाए जो अमेरिका का प्रशासन है वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार कर रहा है, और अमेरिका के द्वारा देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत कारणों के कारण देखा जाए 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन के बारे में। अब ये अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो केरल के कोच्चि शहर में। मसालों का शहर कहा जाता है कि कोच्चि शहर को मसालों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर 2026 में अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। केरल के कोच्चि को 2026 में अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का मेजबान चुना गया है। इस सम्मेलन में विश्व भर के मसाला निर्यातक, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यहाँ पर देखा जाए इससे भारतीय मसाला व्यापार को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। और ये सवाल देखा जाए अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, ये सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का सवाल भी है, डायरेक्टली पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, किस शहर में किया गया, शहर का नाम पूछ लिया था। वैसे ही यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन, आंख बंद करके टिक करिएगा, मसालों के शहर कोच्चि को चुना गया है इसका मेजबान। ठीक है, आगे देखते हैं सर्जियो गोर के बारे में। ये है सर्जियो गोर, यहाँ पर आप फोटो देखिए सर्जियो गोर का। ये भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत बने हैं। ठीक है, सर्जियो गोर 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में औपचारिक रूप से अमेरिका के राजदूत का पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। वे भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत बने हैं। इससे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के पद पर कार्य किया था। वह व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के प्रमुख नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार थे और ट्रंप के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रंप के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं वो अब बन गए हैं राजदूत, कहां के, भारत में 27वें राजदूत का इन्होंने पदभार संभाल लिया है सर्जियो गोर। ये चेहरा याद रखिएगा। ठीक है, ये चेहरा आप याद रखिएगा, ये अमेरिका के राजदूत हैं। चलिए आगे देखते हैं। गांधीनगर में BSL-4 जैविक संरक्षण इकाई की आधारशिला रखा गया। ठीक है, गांधीनगर में जो BSL-4 जैव संरक्षण इकाई है इसकी आधारशिला रखी गई है। चर्चा करते हैं पॉइंट्स पर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी 2026 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में, ठीक है, कहां पर, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की BSL-4 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी की आधारशिला यहां पर रखी है। चर्चा करें, यह भारत की दूसरी BSL-4 प्रयोगशाला है। पहली कहां पर खुली थी, पहली पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में खुली हुई है। ठीक है, लेकिन देश की पहली राज्य सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित, ये जो खुली है ना गुजरात में भारत की दूसरी BSL-4 प्रयोगशाला खुली है। ये भारत की तो दूसरी है, लेकिन देश की पहली राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित और संचालित BSL-4 लैब है। ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। यहां पर देखें, इस सुविधा के शुरू होने से खतरनाक वायरसों और उच्च जोखिम वाले रोगजनकों जैसे इबोला, मोरबर्ग, निपाह आदि के नमूने की जांच के लिए भारत की विदेशी लेबोरेटरी पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे जांच तेज, सटीक और आत्मनिर्भर हो सकेगा। ठीक है, तो यहां पर जो खतरनाक रोगजनक हैं उनकी जांच जो है, उनके नमूनों की जांच करने में भारत अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश की तैयारी। यहां पर देखा जाए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्वदेश चलाया जाएगा। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन स्वदेश चलाया जाएगा। किस लिए, ईरान में जो स्थिति देखा जाए आए दिन बिगड़ती जा रही है, जिस प्रकार से वहां पर जो रिजीम है, रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर प्रो रिजीम प्रोटेस्टर भी सड़कों पर उतर रहे हैं, साथ साथ में अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है ईरान पर, और स्थिति इतनी नाजुक है कि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी समय
अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे समय में जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनको वहां से सेफली वापस लाना अपने देश में, इसके लिए यहां पर देखा जाए तो ऑपरेशन स्वदेश संचालित किया जाएगा। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स पर। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन, हिंसा और बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच में विदेश मंत्रालय ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन स्वदेश नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। अनुमान के अनुसार ईरान में मुख्य रूप से जो तेहरान शहर है, कोम, इस्फहान और अन्य बड़े शहरों में वर्तमान में 10,000 से अधिक भारतीय मौजूद हैं। ज्ञातव्य है कि जून 2025 में इजराइल ईरान के बीच में 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान ऑपरेशन सिंधु के तहत 4400 भारतीयों को निकाला भी गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु ये भी ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, और ऑपरेशन स्वदेश देखा जाए, ऑपरेशन स्वदेश तो ये भी देखा जाए तो ईरान से भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के लिए चलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास में पहली बार स्पेस स्टेशन पर गए क्रू को वापस बुलाया गया। ठीक है, पहली बार हुआ है, और किस कारण से वापस बुलाया गया? तो मेडिकल इमरजेंसी के कारण। यहां पर देखा जाए ये जो क्रू गया हुआ था, इसकी टाइमिंग जो क्रू था फरवरी 2026 तक, ठीक, फरवरी 2026 तक इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना था, अपने मिशन को पूरा करना था, स्पेस वॉक भी करना था। 6 जनवरी को स्पेस वॉक प्रस्तावित भी था, लेकिन मेडिकल कारणों से वो स्पेस वॉक हो नहीं पाया, और उन्हीं मेडिकल कारणों से देखा जाए तो नासा के द्वारा, हालांकि ये बताया नहीं गया है कि मेडिकल समस्या, जो मेडिकल इमरजेंसी थी, तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण से वापस बुलाना पड़ा। ठीक है, वापस बुलाना पड़ा, और मेडिकल समस्या सबको नहीं थी, इन 4 में से किसी एक को थी। नासा के द्वारा नाम भी नहीं बताया गया कि मेडिकल समस्या किसको थी इन 4 में, लेकिन ये 4 लोगों की टीम थी, तो चारों लोग को वापस बुला लिया गया है, वापस धरती पर। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इतिहास में पहली बार मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पूरा ISS पर गए क्रू 11 के मिशन को खत्म होने से पहले ही वापस बुला लिया गया है। यहां पर चर्चा करें पॉइंट्स पर, तो क्रू 11 मिशन में नासा के जेना कार्डमैन, माइक फिंको, जापान के कामिया युई और रूस के ओलोग पोटेनोवा शामिल थे। एक अंतरिक्ष यात्री की हेल्थ कंसर्न के बाद मिशन को 1 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया। 14 जनवरी 2026 को स्पेसएक्स का ड्रैगन, ISS जो स्पेसएक्स ड्रैगन था, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, और 15 जनवरी को प्रशांत महासागर में सुरक्षित इसकी लैंडिंग हुई। यहां पर चर्चा करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यह फैसला लिया गया हो। यह फैसला नासा के एस्ट्रोनॉट सेफ्टी फर्स्ट नीति को दिखाता भी है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट सेफ्टी फर्स्ट नीति को दर्शाता है, और जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलते चलते कुछ आपसे सवाल है, इन सवालों को तरफ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 2 है, 14 जनवरी 2026 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार, अनीश दयाल सिंह, सत्यजीत कपूर या दलजीत सिंह चौधरी? क्वेश्चन नंबर 3 है, TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन, ठीक है, ने अपना नया ग्लोबल CEO किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? रवि विश्वनाथन, विकास चड्ढा, R दिनेश, श्रीधर कृष्णन? क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के द्वारा किस बैंक को फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? HDFC बैंक, कर्नाटक बैंक, कैनरा बैंक या एक्सिस बैंक? और क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कितने देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? 50, 65, 75 या 100? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में देखा जाए लगभग 10 से 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो थे उनको हमने चर्चा किया, उन पे चर्चा की, और एग्जाम ओरिएंटेड जितने पॉइंट्स थे सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस क्लास का जो MCQ है वो ऐप पर जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, MCQ ऐप पर लगा दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसकी क्लास PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।